जय हिंद एवरीवन। कल हमने मैथ्स पार्ट 1 का पहला चैप्टर फिनिश किया। ओके, उसमें जो जो आपको डिफ़िकल्टीज़ है आप पूरे साल भर मुझे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप जब स्टडी करोगे, मुझे तो ये लगता है कि ये जो अभी चल रहा है टाइम, आपके पास टाइम है, तो जितने चैप्टर हम सीख रहे हैं इसको ख़त्म करके रख दो। ख़त्म मीन्स इसका पूरा स्टडी करके रख दो, ताकि सिर्फ इसको रिवीजन के लिए देखने की ज़रूरत पड़े। ज़्यादा तकलीफ में नहीं जाना है। देखिए, टाइम आपको मिला है, आप अभी स्कूल में नहीं जा रहे हो, ताकि आपको ये टाइम सेव हो रहा है आने जाने का या फिर स्कूल का टाइम जो है, तो आपके पास टाइम है। प्लीज़ डोंट वेस्ट इट। जितना डीप में स्टडी कर सकते हो करो, ठीक है। तो वो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। अभी ये चैप्टर जो है ये पार्ट 1 का चैप्टर है, पार्ट 2 का चैप्टर है, सॉरी पार्ट 2 का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। ये ज्योमेट्री का पार्ट है जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें आप लोग मेंसुरेशन देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री देखोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखोगे। तो ये मैथ्स पार्ट 2 में सारे हम पढ़ने वाले हैं, बट फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो 10 मार्क्स के लिए है विथ ऑप्शन आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब इसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए जो हम आज कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर पढ़ते समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आता है करंटली, तभी भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, नो प्रॉब्लम। वाइल टीचिंग मैं बेसिक तो लेता ही हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर कोई टॉपिक है डिफ़िकल्ट तो तभी भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। बट बिफोर स्टार्ट दिस, क्या आपको क्या क्या रेडी रखना है आपके माइंड में, क्या क्या आपका सेट होना चाहिए कि ये मुझे पता होना चाहिए, तभी ये मुझे समझेगा। तो वो चीज़ें अगर पता नहीं तो भी पता चल जाएगी, जिनको पता है तो वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी बेसिक्स में हम पढ़ेंगे रेशो। सिमिलरिटी चैप्टर पहला है, 10 मार्क्स के लिए याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट, सबसे इजी चैप्टर कंसिडर, इजी चैप्टर्स में कंसिडर होता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, जिसको कुछ भी नहीं आता ज्योमेट्री का, अगर ये बेसिक को ठीक से कर लेगा देन ही कैन बी फैमिलियर विद दिस चैप्टर। सो हमें क्या क्या लगेगा बेसिक्स में? रेशो लगेंगे। अभी रेशो क्यों लगेंगे? हमने सिमिलैरिटी पढ़ा है, तो उसमें कुछ 9th में हमने जो पढ़ा है वो भी मैं रिवाइज कर दूंगा कि वाई वी नीड रेशो। रेशो क्या होता है कि हम दो रेशियोज को इक्वल में कंपैरिजन। अभी इसमें हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे रेशो का? कि इक्वल रेशियोज का। दो रेशो इक्वल है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अगर वो इक्वल है, सॉरी, अगर वो इक्वल है तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी प्रोसेस इक्वल रेशियो पे होती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। अगर मेरे पास कोई रेशो है, समझ लीजिए 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4, ये इक्वल है। अगर मैं इसको 2 1 जा 2 2 जा करूँगा तो ये इक्वल आ रहा है, दिख रहा है आपको। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टेम्पररी, रिड्यूसेबल फॉर्म में नहीं, बट इक्वल दिख रहा है। तो मैं इनको इन्वर्ट कर सकता हूँ, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसको मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ। इन्वर्ट कैसे आएगा? ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, इन्वर्ट कैसे आएगा? कीजिए इन्वर्ट, बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी। जस्ट मिनट, लाइट चली गई। ओके, तो इन्वर्ट एंडो क्या होता है कि ये दोनों का इन्वर्स करना है। अब हम चेक करते हैं, इन्वर्स करने के बाद इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली। देखिए, अगर ये दो रेशो इक्वल है तो इनको मैं इन्वर्ट करता हूँ तो क्या बनेगा? 2/1 और ये 4/2। अगर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इनकी वैल्यू आती है 2 वैल्यू चेंज हो गई, ये हाफ था ये 2 बन गया, वैल्यू चेंज हो गई। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल रेशो। हम जब ये ऑपरेशंस करेंगे तो वैल्यूज चेंज होंगी, बट ये जो साइन है ये नहीं चेंज होगा। ये ग्रेटर देन या फिर लेस देन में कन्वर्ट नहीं होगा, इक्वल ही रहेगा। तो ये हमने उस थ्योरम में पढ़ा था इक्वल रेशोज में, कि अगर हमें 5 प्रोसेस करते हैं, ये पांचों ऑपरेशंस अगर करते इक्वल रेशो पे, तो उसके इक्वल साइन पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। भले सब उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, रेशियोज की ऑब्वियसली वैल्यू चेंज होती है ऑपरेशन करते समय, बट जो इक्वल है, इक्वलिटी उनकी, वो दोनों पार्ट इक्वल आएंगे। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल रहेंगी। तो उसका यूज़ किया हमने सिर्फ इक्वल साइन को मेंटेन करने के लिए। ये कर सकते हैं, इक्वल साइन मेंटेन रहेगी, वैल्यूज चेंज होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटो क्या होगा कि ये ए और बी को आप अल्टरनेट कर दो, चेंज मीन्स कैसे आ जाएगा? ए और डी को अल्टरनेट कर दो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो मुझे अल्टरनेट करना है, तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये डी आ जाएगा, और ये ए यहाँ पे चला गया। या फिर आप इनको एक्सचेंज कर लीजिए, किसको? बी और सी को। कैसे होगा? ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो ये भी चलेगा, ठीक है। आगे जाते हैं। कंपोनेंटो क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के साथ ऐड हो जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा? ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी।
और डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होता है, मीन्स क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपोनेंट और डिविडेंड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे कंफ्यूज होता है मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखिए कि a प्लस बी अपॉन बच्चे कर देते बी माइनस ए, ये रॉन्ग है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, पहले आप न्यूमरेटर ले रहे हो फिर डिनोमिनेटर ले रहे हो, क्योंकि ये ए अपॉन बी है ना, तो आपने न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड किया, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या सी प्लस डी, तो नीचे क्या आएगा सी माइनस डी। सेम नंबर आपको उठाना है, गलती नहीं करना है इसमें। आप गलती कर रहे थे देखिए रेशियो सॉल्व करते समय, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते थे, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जो कंसेप्ट है, कोई भी सेगमेंट हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी पेरीमीटर हो, ज्योमेट्री में अगर उसकी वैल्यू निगेटिव आती है, डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है, तभी भी वो वैल्यू को हमको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव। वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेगमेंट्स इज नॉन निगेटिव, वो कभी भी निगेटिव नहीं आती, वो पॉजिटिव आएंगे। अगर वो सेगमेंट्स है तो उसका हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर वो एरिया है तो उसके ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। अगर हम कैलकुलेट करते करते निगेटिव में भी गए तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करना होता है, पर्टिकुलरली एग्जाम्पल्स में। तो ये दूसरा रूल आपको याद रखना है। तीसरा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दैट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले, 3-4 फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक बेसिक फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया तभी हमने पढ़ लिया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। अभी हम बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना होगा, उससे भी बात करते हैं। समझ लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का ये बेस है, ये हाइट है। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, बी इंटू हाइट। और अगर मैं हाफ में कट कर दूँ तो क्या बन रहा है, ये देखिए ये क्या बन रहा है। अगर मैं हाफ करूँ तो इसको क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका अगर एरिया निकालना तो क्या करूँगा मैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये किसका एरिया बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया, ठीक है। सो यहाँ तक एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लगेगा ही बेसिक। बाकी आपको नहीं याद आता हो तो समय पे मैं याद कर दूंगा जहाँ पे ज़रूरत है, बट बेसिकली ये लगने वाला है हमको। नेक्स्ट जाते हैं, लेट मी रब दिस। जस्ट नाउ वी हैव सीन अ फॉर्मूला विच कंटेंट हाइट एंड बेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो हाइट को और एक नाम है एल्टीट्यूड, और हमने बेस तो देखा ही कि उसमें बेस अलग पार्ट है, और ये हो गया उसका हाइट और एल्टीट्यूड सेम आते हैं, मीनिंग सेम है इनका। कितने लोगों को पता है कि कितने हाइट और कितने बेस होते हैं ट्रायंगल में? आप कितने हाइट और कितने बेस निकाल सकते हो? 3, यस, 3 हाइट्स एंड 3 बेसिस। कैसे देखते हैं। सपोज दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, और इसका नाम है ए बी सी। पहले तो ये बता दूं मैं ए किसका नाम है। ए, ये जो सेगमेंट दिख रही है आपको, ये सेगमेंट यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो ये जो ज्वाइंट है इसको बोला जाता है वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स को नाम क्या है, कैपिटल ए। इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स, और वर्टेक्स को नाम क्या है, कैपिटल ए। कभी कभी हम एंगल ए बोलते हैं, तो एंगल मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सेगमेंट्स, इट इज कॉल्ड एज, वो जो डिस्टेंस है इन दोनों का, इसको हम एंगल बोलेंगे, इसको एंगल ए भी कहा जाता है। और ये जो पॉइंट इसको वर्टेक्स ए कहा जाता है। तो ए बहुत जगह पे यूज होता है, एंगल ए, वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए मीन्स ये पॉइंट, एंगल ए मीन्स ये एंगल। ये बात हो गई। अब एंगल वर्टेक्स कैसे बनता है, वर्टेक्स जब बनता है तो वो दो सेगमेंट से बनता है। ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और रेक्टेंगल की भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल्स की, या फिर कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर हो, वर्टेक्स जो बनता है तो वो ऑब्वियसली जो हमने अब तक जितने ज्योमेट्रिकल फिगर स्टडी किए हैं तो दो सेगमेंट को मिला के बन रहा है। अब ये वर्टेक्स जब बन गया तो ये वर्टेक्स की ये जो दो साइड होती है इनको एडजेसेंट साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडजेसेंट साइड।
और वर्टेक्स को जो साइड अटैच नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है, उसके ऑपोजिट में आने वाली ऑपोजिट साइड कहा जाता है। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। अगर कोई ट्रायंगल है तो वर्टेक्स को जो लग के दोनों साइड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट में वो। और जो सामने वाली साइड होती है जो उसको एडजेसेंट नहीं है, जो उसको जॉइंट नहीं है, वो साइड को क्या कहेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ दैट वर्टेक्स। ये आपको ये पता होना चाहिए हाइट और एल्टीट्यूड समझते समय। अभी बात करते हैं हाइट की। हाइट क्या होती है, तो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट के एडजेसेंट साइड हो गई ए बी और ए सी। और अगर ए से मैं कोई परपेंडिकुलर निकालूँ, परपेंडिकुलर क्या होता है, समझ लीजिए एक मेरा सेगमेंट है ये और ये पॉइंट है, तो यहाँ से मैंने इसे एक लाइन ज्वाइन की तो ये एंगल अलग बन रहा है, यहाँ से मैंने एक लाइन ज्वाइन की ये भी अलग एंगल बन रहा है, और यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की तो ये 90 डिग्री बन रहा है, दोनों तरफ से 90 आएगा। तो जब ये 90 डिग्री बनता है तो ये जो लाइन होगी ए पी, इसको मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर। ए क्यू को परपेंडिकुलर नहीं बोलूँगा, ए आर को भी परपेंडिकुलर नहीं बोलूँगा, बट ए पी को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, क्योंकि दैट दैट ज्वाइन दैट सेगमेंट इन 90 डिग्री, वो उस सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है 90 डिग्री में। अब ये कंसेप्ट बहुत लोगों को नहीं समझता कि सर अगर मैं एक ऐसी लाइन ज्वाइन करूँ जिसका नाम है ए पी और इसका नाम है बी सी, तो मैं बोलूँगा ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, करेक्ट है। ए पी क्या है, बी सी को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फुट आपको शो करना है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फुट। ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यस। बट हमने बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ा, पहला चैप्टर था 9th का, उसमें हमने पढ़ा कि अगर ए पी बी सी को परपेंडिकुलर है तो बी सी भी किसको परपेंडिकुलर होगा, ए बी को परपेंडिकुलर होगा। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए पी। ओके, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि देखिए बी सी भी जो है उसको 90 में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर एक दूसरे को। मीन्स अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इन 90 डिग्री, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ तक ये इसके लिए लगेगा, हाइट और एल्टीट्यूड के लिए। देखिए इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। आगे जाते हैं। अभी मुझे निकालना है हाइट। हाइट जो होती है वो हम जब मेजर करते हैं, किसी भी मंदिर की हाइट हो, किसी भी घर की हाइट हो, तो अगर घर ऐसा है, समझ लो घर ऐसा है, ये बिल्डिंग है, और आपने यहाँ पे रोप लगा और ऐसे मेजर कर लिया हाइट, ये बिल्डिंग की भाई इतनी ये हाइट है, एक सीधा हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, चलेगा? नहीं, आप क्या बोलोगे, नहीं ना सर ये गलत है। मैं तो हाइट तो ऐसे स्ट्रेट ही मेजर करूंगा ना सर, जो परपेंडिकुलर हो, जो हॉरिजॉन को परपेंडिकुलर हो, दैट इज माई हाइट। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस टू द ओरिजिन। हॉरिजन मीन्स जो जमीन को समतल है उसको परपेंडिकुलर जो होती है वही हाइट होती है। अभी आते हैं हाइट की तरफ। अब मुझे ए से हाइट निकालनी है। ए से जब मैं एल्टीट्यूड निकालता हूँ, हाइट निकालता हूँ, तो ऑब्वियसली एक सेगमेंट निकालूंगा जो परपेंडिकुलर होगी, बट किसको परपेंडिकुलर होगी, ऑपोजिट सेगमेंट ऑफ वर्टेक्स। ए बी और ए सी एडजेसेंट साइड है, ऑपोजिट साइड है मेरी बी सी। जब मैं बी सी पे कोई परपेंडिकुलर निकालता हूँ बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, बाय यूजिंग सेट स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो आएगा इसको मैंने नाम दिया, समझ लो ए एक्स। तो ए एक्स क्या हो गई, मेरी हाइट हो गई। और उसी टाइम जो मेरा बेस था वो क्या था, बी सी। अगर मैं ए एक्स को हाइट कंसिडर करता हूँ, ओके, ए एक्स को अगर मैं हाइट कंसिडर करता हूँ, तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम मेरा बेस क्या बन जाता है, बी सी बेस बन जाता है। अगर ए एक्स हाइट कंसिडर करता हूँ तो बी सी बेस बनता है, ठीक है। अब मेरे पास एक वर्टेक्स क्या है, सिर्फ ए, नहीं, मेरे पास और दो वर्टेक्स रिमेन है। कौन सा, बी वाला दिख रहा है आपको? तो बी के दो एडजेसेंट साइड है, ए बी है और बी सी है। देखिए साइड रीड करने का भी तरीका है। बहुत लोग बच्चे बोलते हैं सर ये ए बी को बी ए रीड किया तो चलेगा। हाँ ना भाई चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक गाँव है मेरे दोस्त का, वो गाँव शादा दोंडाचा रोड पे है, कोई बोलेगा दोंडाचा शादा रोड पे, वो रॉन्ग है क्या? नहीं है ना, तो रोड तो वही है। अगर आप इसको बी ए रीड करो या फिर ए बी रीड करो, सेगमेंट तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूज नहीं होना है, सर आपने ए बी लिख दिया वहाँ पे बी ए है सर बुक में, बी ए बी सेम है बेटा, प्लीज। ठीक। अभी यहाँ पे बी जो वर्टेक्स है इसके एडजेसेंट साइड है ए बी, इसके एडजेसेंट साइड है बी सी। एक स्टैंडर्ड होता है, लेटर पहले ए आता है फिर बाद में बी आता है, इसलिए मैं ए बी बोल रहा हूँ, ए बी बी सी। अब बी वर्टेक्स को अपोजिट साइड कौन से आ गई, ए सी बची हुई। अब मैं जब बी से ए सी पे परपेंडिकुलर निकालता हूँ, when I draw a perpendicular segment from the vertex B to the opposite side of a B, then
दैट सेगमेंट, दैट बी वाई सेगमेंट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, बी वाई क्या हो गया मेरा, एक हाइट हो गई। तो बी वाई अगर हाइट है तो मेरा बेस क्या आएगा, किस पे हाइट निकली, बेस पे हाइट निकलती है ना, तो बेस क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। देखिए जैसे हाइट बदली वैसे ही बेस बदलता है। ठीक है, आगे जाएंगे। अब बी का काम हो गया, ए का भी काम हो गया। अभी सी से निकाल लेते हैं। सी से ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ए सी और बी सी, तो मैं किस पे निकालूंगा, इस पे। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया सी जेड। तो सी जेड अगर हाइट है तो ए बी क्या आएगा मेरा, बेस आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हाइट बदलती है तो बेस भी बदलता है, अगर बेस बदलेगा तो हाइट भी बदलनी होगी। अगर मैं बोलूँगा मैं ए सी बेस लूँगा तो मेरी हाइट होगी बी वाई या फिर वाई बी। अगर मैं बी सी बेस लूँगा फॉर ट्रायंगल ए बी सी, तो आप बोलोगे सर एक सी भी दिख रहा है सर। बेटा एक सी जो बेस है वो एक सी ट्रायंगल का है। मैं ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बी सी अगर बेस है तो ए एक्स मेरी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अगर मैं ए बी बेस कंसिडर करूंगा तो सी जेड क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। हाइट के अकॉर्डिंग बेस, बेस के अकॉर्डिंग हाइट आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक है, शायद आपको ये समझा होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। और हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। वर्टेक्स होता है, साइड होता है, एंगल होता है, एल्टीट्यूड होता है, बेस होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। बेटा नहीं आती तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिपीट करके दूंगा। ठीक है, तो आगे जाते हैं चैप्टर की तरफ। तो उससे पहले थोड़ा वो 2-3 बेसिक है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चे पूछेंगे सर अगर ट्रायंगल ऐसा हो तो, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसका भी नाम ए बी सी हो, कंसिडर कर लो। ए बी सी नाम ले लिया मैंने ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, कंफ्यूजन इसमें ज़्यादा होता है, बट आपको कंपेरिजन करते समय तकलीफ ना हो। जब ऐसा एक ट्रायंगल आता है जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तब क्या होगा, तब बात ऐसी है कि ए बी ऑलरेडी बी सी को परपेंडिकुलर है। मीन्स ए बी क्या है, बी सी को हाइट है। ए बी इज हाइट, एच लिख रहा हूँ उसके लिए मैं। और बेस क्या हो गया मेरा, बी सी। और जब मैं बी सी को हाइट कंसिडर करूंगा, क्योंकि बी सी भी क्या है, ए बी को परपेंडिकुलर, समझ लीजिए। ए बी बी सी को परपेंडिकुलर है, ए बी हाइट हो गई तो बी सी क्या हो गया, बेस। अब ये बी सी ए बी को परपेंडिकुलर तो बी सी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 जोड़ी तो मिल गई, सिर्फ लास्ट जोड़ी बाकी। कौन सी, ए से आपने वर्टेक्स निकाल दिया परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से निकाल दिया परपेंडिकुलर। सी से भी आपने वर्टेक्स को निकाल दिया परपेंडिकुलर। अभी कौन सा वर्टेक्स बाकी, बी। तो बी से मैं अपोजिट साइड को निकालूंगा परपेंडिकुलर, जिसको नाम दे दिया डी। तो अगर मेरा बी डी हाइट है तो ए सी क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। समझ में आया। तो आपका ये ऑर्थो सेंटर था, यहाँ पे ही आपका ऑर्थो सेंटर बन रहा है। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो, 90 डिग्री से कम वाले हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, जिसमें एक 90 डिग्री का ट्रायंगल हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया। और एक टाइप है, वो टाइप देखते हैं। तो वो टाइप जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का है, जिसमें एक ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है। इसको नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी, इसको भी नाम ए बी सी दे रहा हूँ। ठीक है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मुझे ए से बी सी पे देखो, ए की जो एडजस्ट साइड है वो कौन सी है, ए बी और ए सी है। तो अपोजिट साइड क्या आएगी, बी सी। बी सी पे मैं परपेंडिकुलर निकल सकता हूँ इस तरह से, इस दिशा में आएगा वो परपेंडिकुलर आ जाएगा, ऐसे दिखेगा आपको परपेंडिकुलर। अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो नहीं बनेगा। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर कैसे करोगे, हाथ में पत्थर पकड़ लो और छोड़ दो, सीधा गिरेगा जमीन पे। ये परपेंडिकुलर है, ग्रेविटी परपेंडिकुलर में कैच करती बेटा। तो अगर मैं यहाँ से पत्थर छोड़ूंगा तो कहाँ पे गिरेगा, आप बोलिए। If you are standing here, if you throw one stone from here, so it will fall directly perpendicular. तो ये ऐसे ही गिरेगा ना स्टोन। स्टोन अगर ऐसे गिर रहा है और मेरी ज़मीन तो ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़मीन यहाँ तक है, ये बिल्डिंग ऐसी ही बनी है। तो ज़मीन यहाँ तक है तो ज़मीन को एक्सटेंड कर लो ना भाई, ज़मीन को एक्सटेंड कर लो। कर लिया एक्सटेंड, कर लिया एक्सटेंड ज़मीन को। तो ये मेरा बन गया हाइट। क्या बना, हाइट को नाम दे दिया मैंने ए एक्स। देखिए ए एक्स अगर हाइट है, ठीक है, तो मेरा बेस क्या आएगा फिर इस बिल्डिंग का, बिल्डिंग कौन सी, ए बी सी। बेस क्या आएगा, एक से आएगा, नहीं बिल्डिंग कौन सी है, ए बी सी बिल्डिंग। ये तो डॉटेड लाइन में चला गया भाई,
बेस कौन सा है, हमने कौन से बेस को कंसिडर करके ए से थ्रो किया था, ए की ऑपोजिट साइड, ए से अगर आपने हाइट निकाली तो ए की ऑपोजिट साइड क्या आएगी, उसकी बेस आएगी। तो ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है कि ए बी है, बी सी है। अगर ए एक्स मेरी हाइट है, जो हाइट ए से निकली है, तो ए को छोड़ के जो वर्टेक्स बचे हैं दो, बी सी, सो दैट इज माई हाइट, दैट इज माई बेस। वो बेस हो गया, समझ में आ रहा है आपको। ए बी और ए से एडजेसेंट साइड थी, ए से मैंने अगर हाइट निकाली है, बी सी पे हाइट निकलेगी, वो बी सी के अकॉर्डिंग हाइट निकलेगी, तो बी सी क्या हो गया, बेस हो गया। अब आगे जाते हैं। अब रही बात सी की। अब ये मेरी ज़मीन है, दिख रहा है आपको ज़मीन, अगर मैं सी से फेंकूंगा तो कहाँ पे आएगा, वो ऐसे ज़मीन पे ही गिरेगा ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसको नाम दे दिया जेड। तो अगर मेरी सी जेड हाइट है, ये बेस हो गया था, सी जेड अगर हाइट है तो बेस क्या आएगा मेरा, किस पे, सी से निकाला है, सी को छोड़ के दो वर्टेक्स बचे, कौन से बचे दिमाग में रखो, सी को छोड़ के दो बचे, कौन से, ए बी, लिख दो ए बी, बिना देखते आप लिख सकते हो ए बी, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स था, ए से निकला तो बी से आ गया, सी से निकला तो ए बी आ गया, क्योंकि सी को छोड़ के सिर्फ दो ही वर्टेक्स बचते हैं ना। फिर आगे जाते हैं। रही बात बी की, बी का बेस कौन सा, ये सामने वाला, थ्रो किया स्ट्रेट में जाएगा, ऐसे गिरेगा, इसको नाम दे दिया बी वाई। तो बी वाई अगर है तो बेस क्या आएगा, ए सी आ जाएगा भाई। तो ऐसे ट्रायंगल्स, मोस्टली आपको ऐसे ट्रायंगल डाले जाएंगे जहाँ पे आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और डर जाओगे, और ये करने का छोड़ के दूसरा करने के लिए भाग जाओगे। तो इसको आपको डरना नहीं है। देखो ये कहाँ पे ज्वाइन करता है, जैसे मैंने भी बोला कि तीनों यहाँ पे ज्वाइन करते हो, ये भी कहीं तो भी ज्वाइन करेगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ज्वाइन कर रही है तीनों। तो इसको कहा जाता है ऑर्थो सेंटर, जो आपने 8 में पढ़ा है, आपको याद होगा, ठीक है। तो आई होप आपको बेस और हाइट का रिलेशन बहुत अच्छी तरह से समझाओ, और कोई तकलीफ ना हो। अगर कुछ डाउट्स है एक बार और पूछ लीजिए, ये आना ही चाहिए। आगे जाते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक एक्टिविटी करूँगा, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये मेरे हाथ में क्या दिख रहा है आपको, व्हाट यू कैन सी इन दिस माई, इन दिस हैंड, क्या मेरे हाथ में, इस हाथ में क्या देखिए, एक ट्रायंगुलर शेप है, सेट स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं। अब इसको ऑब्जर्व करना है आपने, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, जब ये ट्रायंगल पीछे जाता था तो ये छोटा छोटा होता जा रहा था, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, और जब ट्रायंगल ये आपके पास आ रहा था तो ये बड़ा हो रहा था। आप बताएंगे क्या हो रहा था एक्चुअली। एक्चुअली मैं मूवमेंट कर रहा था उसकी। तो एक बार आपने ये ट्रायंगल को ऐसे देखा, और एक बार आपको ये ऐसे दिखने लग गए। तो क्या चेंजेस हुए होंगे एक्चुअली, कौन बताएगा मुझे। चलो मैं बताता हूँ। एंगल्स उसके कभी चेंज नहीं हुए, एंगल्स कभी चेंज नहीं हुए उसके, एंगल्स वैसे ही है, बस साइड जो है वो प्रोपोर्शनली चेंज हो रही थी। जैसे वो आगे आ रहा था साइड बढ़ती जा रही थी, एक साइड बढ़ नहीं रही थी, तीनों साइड साथ में बढ़ रहे थे, इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहे थे। आप लोग देख लो, एक ही साइड बढ़ रही है यहाँ पे, यहाँ से आगे आ रहा था, एक ही साइड बढ़ रही है क्या, आपके मोबाइल के हिसाब से देखिए, एक ही साइड बढ़ रही है क्या, तीनों साइड कम ज़्यादा हो रही है, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। जैसे मैं डिस्टेंस कम करता हूँ इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ती जा रही है, जैसे मैं डिस्टेंस ज़्यादा करता हूँ इक्वल प्रोपोर्शन में कम होती जा रही है। प्रोपोर्शनली दे आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है बड़ी बड़ी शहरों में, आपके गांव में बनती होंगी, आपके शहर में बनती होंगी। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर जो इंजीनियर होते हैं वो डायरेक्टली बिल्डिंग कभी नहीं बनाते, वो एक मॉडल बनाते हैं बिल्डिंग का। अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, लोग देखने के लिए आएंगे, बिल्डिंग ऐसी रहेगी, भाई ऐसा नक्शा है या फिर ऐसा ये मॉडल है, तो लोग मॉडल देखते हैं, अरे वाह क्या बढ़िया बिल्डिंग है। देखिए जैसा मॉडल है वैसी ही बिल्डिंग बनेगी। अगर आप वो मॉडल और बिल्डिंग को अगर देखोगे कंपेयर करके तो वो एक सेम दिखेंगे आपको। फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, बट प्रोपोर्शन तो सेम है।
प्रोपोर्शन तो सेम है, ये इतना प्रोपोर्शन से बड़ा है, इसकी हाइट इतनी बड़ी तो ये भी बढ़ते जा रहा है, इसका बेस अगर हाइट अगर जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहे उसी प्रोपोर्शन में बेस भी बढ़ते जाएगा ना बिल्डिंग का। अगर बिल्डिंग का हाइट आप बढ़ाते जाओगे बड़ी बड़ी करते तो बेस भी आपका बढ़ते जाएगा उस हिसाब से। मीन्स when we are comparing a model of a building and the building then that both are similar with each other, वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है जिसको समरूप कहा जाता है। ठीक है। और जब हम बोलेंगे कि दोनों सेम बिल्डिंग बनी है, खड़ी है, दोनों सेम बिल्डिंग है, उनको हम कॉन्ग्रेंट बोलेंगे, एक रूप, कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। अब हम सिमिलर की बात करें, सिमिलर में ये होता है कि सिमिलर में अगर आप वो ट्रायंगल देखोगे तो वो छोटे बड़े दिखते हैं, बट उनके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में थे। मीन्स मैंने अभी जैसा आपको एग्जांपल दिया, आई हैव अ बुक, ठीक है, इस बुक को अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये सिंपल देखिएगा, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो मैग्नीफाइंग ग्लास की जो इमेज रहेगी ऑब्वियसली इस बुक से बड़ी रहेगी, बट वो इमेज और ये बुक एक दूसरे के साथ सिमिलर रहेंगी। अगर मैं ये पेन की बात करूँ तो ये पेन अगर यहाँ पे इतना दिख रहा है तो ये जो इमेज है ये इस इमेज के साथ सिमिलर है। कौन सी इमेज? ये इमेज के साथ, और ये इमेज सिमिलर है। ठीक है। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि एंगल्स नहीं चेंज होते, सिर्फ सेगमेंट प्रोपोर्शनली इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ते जाते हैं। मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स देन वी हैव टू स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ट्राइंगल। जब हम सिमिलर की बात करते हैं तो कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स की, जो हमने 9th में पढ़ी, उसको रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है सीख लेते हैं। अगर ये दो ट्राइंगल है पी क्यू आर और इसको नाम है ए बी सी, फेमस नेम, तो यहाँ पे एंगल P ऑब्वियसली कॉन्ग्रेंट विथ एंगल A होगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होते, जब वो बड़ी होगी फिगर तो चेंज नहीं होगी। ठीक है। एंगल Q इज ऑब्वियसली एंगल B के पास होगा, और एंगल R इज ऑब्वियसली एंगल Q के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है। और जब मैं सेगमेंट्स की बात करूंगा तो PQ जो सेगमेंट है वो किसके साथ आएगा? AB के साथ आएगा, और जो QR सेगमेंट है वो किसके साथ आएगा? BC के साथ आएगा, और जो PR सेगमेंट है वो किसके साथ आएगा? AC के साथ आएगा। और अगर आप इनका रेशो देखोगे, तीनों का रेशो, मैं PQ का रेशो AB के साथ लूँ, QR का रेशो BC के साथ लूँ, PR का रेशो AC के साथ लूँ, अगर मैं बोलूँगा AB जो है PQ से ट्रिपल टाइम्स, 3 टाइम्स बिगर हो गई, तो ऑब्वियसली BC भी QR से 3 टाइम्स बिगर हो जाएगी, ऑब्वियसली AC भी PR से 3 टाइम्स बिगर हो जाएगी, क्योंकि दे आर सिमिलर। ऑलरेडी बोल दिया कि वो सिमिलर है तो ये इनको कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, अगर मैंने बोला, अभी चेंज कर दो कंडीशन समझ लिया, अगर मैंने बोला PQ से AB डबल है तो BC भी QR से डबल होगी और AC भी PR से डबल ही होगी। इट मीन्स इनका रेशो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। और रेशो मैंने क्या बोला? डबल। अगर ये 1 है, ऊपर वाले अगर 1 होंगे तो नीचे वाला 2 हो जाएगा। मीन्स अगर PQ अगर 6 है तो AB 12 बन जाएगा, अगर QR अगर 12 होगा तो ये 24 बन जाएगा, और अगर ये 8 होगा तो ये कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। डबल हो गए। अगर आप इसका रेशो निकालते हो तो 1 आप ही आएगा, अगर आप इसका रेशो निकालते हो 1 आप आएगा, इसका रेशो निकालते हो 1 आप आएगा। मेजरमेंट अलग अलग थे बट जो बढ़ने का क्रम था, प्रोपोर्शन था, वो सेम था, तभी वो सिमिलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे व्हेन, कंडीशन समझ लो, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशो, कॉन्ग्रेंट नहीं, आर इन इक्वल रेशो एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दैट टाइम ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर। ये सिमिलर की साइन है। देखिए एक बार चढ़ रहा है, एक बार उतर रहा है। इसको बाकी लोग उल्टी निकालते, उतार देते फिर चढ़ाते, नहीं, एक बार चढ़ाओ फिर उतारो। ये होगा आपका सिमिलर का ट्रायंगल का साइन। कॉन्ग्रेंट का सबको पता है, कॉन्ग्रेंट कैसे होता है? ऐसे, और कॉन्ग्रेंट की इक्वल साइन निकाल दो तो क्या बन जाता है? सिर्फ सिमिलर। तो ये है सिमिलर ट्रायंगल का बेसिक। जाते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक देखेंगे, फिर बाकी जो प्रैक्टिस है और थोड़ा सा जो आगे का टॉपिक है वो कल देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है रेशो लेना है हमको। रेशो किसका लेना है? एरिया का रेशो लेना है। किसका एरिया? ट्रायंगल का एरिया। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। किसका रेशो लेना है हमको? रेशो फाइंड करना है। किसका रेशो फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरियाज बोला है मीन्स 2 ट्रायंगल होंगे 3 ट्रायंगल होंगे, बट रेशियो हम लेते हैं तो 2 क्वांटिटीज का ही ले सकते हैं। प्रोपोर्शन अपन बढ़ा सकते हैं, रेशियो ही बढ़ा सकते हैं, बट हम 2 के बारे में बात करेंगे अभी। अब ये सेंटेंस मैं लास्ट में रीड करूंगा क्योंकि ये प्रूव हुआ है। ठीक है, पहले बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। देखो आपके सामने 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। अब उन्होंने उन ट्रायंगल्स में क्या ड्रॉ किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है। एक डॉटेड लाइन दिख रही है आपको AS, और ये परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये क्या हो गई, उस ट्रायंगल की एक हाइट हो गई। क्या हो गई, हाइट हो गई। अब यहाँ पे PQR है तो P से एक डॉटेड लाइन निकली परपेंडिकुलर QR को। मैंने QR ही बोला है, QM नहीं बोलूंगा मैं, आपको बोला था मैंने, ऑपोजिट साइड पे होती है QR। PQR ट्रायंगल के बारे में बात करिए, डॉटेड लाइन है पूरी, ऐसे कंसिडर करना है आपको। QR पे ये परपेंडिकुलर है PM, तो PM क्या हो गई, हाइट हो गई। देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमको क्या चाहिए, एक हाइट चाहिए एक बेस चाहिए। आप बताइए इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में आपको हाइट मिली है क्या, यस। कौन सी हाइट है, AS। और AS अगर हाइट है तो BC क्या होगा, ट्रायंगल ABC का बेस हो जाएगा। इस ट्रायंगल में हाइट मिली क्या, यस हाइट मिली, PM इज हाइट, तो बेसिक क्या आएगा, QR इज अ बेस। QR साइड ही आएगी, QM नहीं आएगा, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था बेसिक में, आपको याद होगा। हाइट अवेलेबल है, बेस अवेलेबल है, एरिया तो निकाल सकते ना, उसमें क्या तकलीफ है, आते हैं ना फिर आगे। इन ट्रायंगल ABC जो मैंने बताया वो कि AS BC को क्या है, परपेंडिकुलर। अभी जस्ट बताया मैंने, AS BC को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो AS क्या हो गई, हाइट हो गई उस ट्रायंगल की। तो उसको एस को मैंने क्या माना, H1 हाइट 1। पहला ट्रायंगल है भाई, 1 नंबर का ट्रायंगल है, तो हाइट 1 उसको कंसिडर कर लिया उस ट्रायंगल के लिए, 1 नंबर के ट्रायंगल के लिए हाइट 1 AS। और BC क्या है, उसका बेस है, तो BC को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, B1 कंसिडर कर लिया, बेस 1, पहले ट्रायंगल का बेस। एक ही बेस, एक ही हाइट हमको मिली, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आप बेस कोई भी कंसिडर कर सकते हो, बट आप करस्पॉन्डिंगली हाइट के करस्पॉन्डिंगली एक ही मिला है। अब ट्रायंगल PQR में बात करते हैं। PQR में PM जो है वो QR को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो PM मैंने बताया अभी क्या है, हाइट है, बट वो 2 नंबर की ट्रायंगल की हाइट है, तो PM को क्या बोलेंगे अपन, H2। और QR को क्या बोलेंगे, बेस है वो, B1 B2 बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, B2। अब क्या पूछा है, रेशो पूछा है। किसका रेशो, एरिया का रेशो। कौन से ट्रायंगल्स का, ये दोनों ट्रायंगल्स का। तो जाते हैं ट्रायंगल ABC, इसका एरिया, A फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल PQR के साथ रेशो। रेशो में क्या आएगा, एरिया का फॉर्मूला डाल दिया, फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 इंटू ट्रायंगल 1 का बेस इंटू ट्रायंगल 1 की हाइट, B1 इंटू H1। यहाँ तक सबको समझाऊंगा, मैं कंसिडर करता हूँ। PQR का क्या नंबर है, 2 नंबर का ट्रायंगल है, तो क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू B2 इंटू H2। ठीक है। अब ट्रायंगल ABC में B1 मीन्स बेस क्या है, B1 क्या है, BC है। देखिए BC बेस है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे BC। यहाँ पे जगह नहीं कम है, एक फॉर्मेट होता है लिखने का। मैं इसको बेस हाइट अगर लिखूंगा तो किसका बेस किसका हाइट, समझ में आ रहा, किसका बेस किसका हाइट ले भाई। तो मैंने बेस 1 को क्या कंसिडर किया, पहले ट्रायंगल का बेस। बेस 2 को क्या कंसिडर किया, दूसरे ट्रायंगल का बेस। हाइट 1 को किसका कंसिडर किया, हाइट पहले ट्रायंगल की, हाइट 2 दूसरे ट्रायंगल की। तो B1 H1 B2 H2 ऐसे कंसिडर किया है। तो B1 मीन्स पहले ट्रायंगल का बेस, पहले ट्रायंगल का बेस क्या है, BC है, ले लिया। पहले ट्रायंगल की हाइट क्या है बताइए, हाइट क्या है, AS, तो मल्टीप्लाई बाय AS। आगे जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला B2 इंटू H2। देखो यही रिपीट कर रहा हूँ मैं, 1/2 B1 H1 1/2 नीचे B2 H2। B2 क्या है, B2 है QR, मल्टीप्लाई बाय H2 क्या है, PM। जो सेम सेम होता है वो कट हो जाता है। देखो ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गए क्योंकि वो सेम थे। क्या बचा, बचा क्या है, देखो BC मल्टीप्लाई बाय AS बचा है, और नीचे बचा है QR मल्टीप्लाई बाय PM। बट BC और AS क्या है, बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। BC क्या है, ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इनका हम रेशो ले रहे हैं ना, इसके इक्वल में आएगा ये। यहाँ पे भी कंटिन्यू करते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये तो कंटिन्यू चलेगा ना आगे तक।
ट्रायंगल एबीसी का बीसी क्या है, बेस है, एस क्या है, हाइट है। यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर का क्या है, क्यू आर बेस है, पीएम क्या है, हाइट है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया ले लो, एरिया का अगर आप रेशो निकालोगे, मीन्स रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो हमेशा हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ट्रायंगल की बेस और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट का। एक बार रिपीट करता हूँ, कोई भी दो ट्रायंगल हो, उनका एरिया का अगर मैं रेशो लेता हूँ तो हमेशा वो रेशो किसके इक्वल में होता है, वो ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई विथ उस ट्रायंगल के बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट। इट मीन्स बीसी की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या थी, एसी, क्यूआर की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या थी, पीएम, और इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो यही इस सेंटेंस में बताया है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, वो रेशियो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन, उनके बेस का और उनके करस्पॉन्डिंग हाइट का। रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, एरिया लेंगे ट्रायंगल्स का और उनका रेशियो अगर निकालोगे तो किसके बराबर में होता है, रेशियो के बराबर होता है। लेकिन किसका रेशियो, मल्टीप्लीकेशन करो, किसका मल्टीप्लीकेशन करो, उनके बेस का और बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट का। बस इतना ही है, इसके आगे का कल पढ़ेंगे, इसको स्टडी करना है, बस छोटा सा दिया है, स्टडी करो, देखो क्या है बुक में, टेक्स्ट बुक में मैंने आपको टेक्स्ट बुक सेंड की है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कुछ क्वेरीज है सेंड कीजिए बेसिक के लिए। थैंक यू।